हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। लास्ट 7 लेक्चर तक हमने जो है अपने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था। ठीक है बच्चा लोग, अगर आपने वो लास्ट के जो है 7 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करना है, तब ये लेक्चर को कंटिन्यू करना है, क्योंकि सारे लेक्चर अपनी कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेक करोगे कंटिन्यूशन को तो आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, तो पहले पुराने लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को। लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन रूल्स को पढ़ा था एंड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे कि आखिर एक इनकम ऑफ एग्रीगेट से हमें अगर दूसरे इनकम ऑफ एग्रीगेट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। 3 कन्वर्जन रूल थे। अगर हमारे पास ग्रोस इनकम है तो नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेट इनकम से ग्रोस पाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करते थे। वही हम अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना था, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनएफआईए प्लस करते थे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी को माइनस करते थे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए एनआईटी को प्लस करते हैं। ये हमारे 3 गोल्डन कन्वर्जन रूल थे जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आज से जो है हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की, जो हमारी नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इनकम मेथड, जिसको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। फिर होता है वैल्यू एडेड मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड को हम आज कवर कर लेंगे आज की क्लास में, वैल्यू एडेड को नेक्स्ट क्लास में, एंड देन एक्सपेंडिचर को उससे नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चे लोग, और ये जो है यूनिट अब खत्म ही होने वाली है। 3 4 लेक्चर और लगेंगे, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इनकम मेथड को, कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं इनकम मेथड बोलता क्या है। इनकम मेथड बोलता है कि अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है ना, और हाँ एक चीज याद रखना, 3 मेथड है नेशनल इनकम की, तो आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालो, हमेशा सेम ही आने वाली है। इतना क्लियर हुआ। जब तीनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ ना ये चीज समराइज करवा दूंगा कि आखिर तीनों मेथड से हमारा जो नेशनल इनकम का आंसर है, ये फाइनल जो नेशनल इनकम है वो सेम कैसे आती है। ठीक है चलो, तो पहले ना ये तीनों मेथड कर लेंगे। आज स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड को। अब इनकम मेथड क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है उन सबको आप ऐड कर दो, देन आपको मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम मिलने के बाद ना, अगर आप उसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि अब्रोड से हमारे पास कितनी इनकम आ रही है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में अर्न करी है, अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, हमारी नेशनल इनकम। तो मतलब क्या हुआ, इनकम मेथड सीधा सीधा बोलता है जितनी भी इनकम, फैक्टर इनकम अर्न हुई है हमारी कंट्री में, सबको ऐड कर दो, आपके पास इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, अभी से एक बार टेक्निकलिटी और डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं क्या है। देखो, इनकम मेथड से अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ना 2 स्टेप है वो हमेशा याद रखने हैं, और ये स्टेप ना हर एक क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है। ठीक है, ये जो स्टेप है हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसा भी है आपको इन्हीं स्टेप की मदद से वो सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय एडिंग ऑल फैक्टर इनकम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे। और डोमेस्टिक इनकम, एग्रीगेट्स ऑफ इनकम में हमने देखा था डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, एनडीपी एट एफसी। इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितनी भी फैक्टर इनकम है उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। सबसे पहले क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम में जो इनकम मेथड है उसमें इनकम मेथड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कैसे भी करके सबसे पहले एनडीपीएट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम ही कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो, आपको एनडीपीएट एफसी निकालनी होगी सारी फैक्टर ऑफ इनकम को ऐड करके। फैक्टर ऑफ इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में क्या क्या आता था, सैलरी एंड वेजेस। आपको शायद सही से समझ ना आ रहा हो क्योंकि स्पेस की में थी, बट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिख लेना, सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन टाइम, रिटायरमेंट पेंशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, वही ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होता था, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। हाँ, एक ऑपरेटिंग सरप्लस में रॉयल्टी भी आता था, बट अगर वो जरूरी होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही इसको कंसीडर करना रॉयल्टी को, वरना इग्नोर करना। ठीक है, एंड फाइनल होता था मिक्स्ड इनकम। ठीक है बच्चों लोग, सबसे पहले हम ये सारी इनकम ऐड करके एनडीपीएट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। एंड देन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपीएट एफसी बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रोड, यानी कि एनडीपीएटएफसी में एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करो तो आपके पास नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। और यहाँ पे एक चीज देखो, नो इफ क्वेश्चन आस्क्स यू टू कैलकुलेट अदर एग्रीगेट, क्या कहते हैं, एग्रीगेट अदर देन नेशनल इनकम, यानी कि हमें ना नेशनल इनकम के अलावा इनकम मेथड से ही कोई और एग्रीगेट यानी कि जीडीपीएट एमपी, जीएनपीएट एमपी, ये सब अगर निकालने को बोला तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एनडीपी डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, देन अदर देन नेशनल इनकम, देन फर्स्ट कैलकुलेट एनडीपीएट-एफसी, ठीक है, एनडीपीएट-एफसी निकालिए एंड देन अप्लाई कन्वर्जन रूल। मतलब अगर आपको कोई भी एग्रीगेट बोलता है, फॉर एग्जांपल जीडीपीएट-एमपी निकालने को बोला और आपके पास आपको पता है वो इनकम मेथड से सोल्व होगा, तो सबसे पहले आपको एनडीपीएट-एफसी निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, देन कन्वर्जन रूल लगा के आपको उसे जीडीपीएट-एमपी में कन्वर्ट कर देना है। और कन्वर्जन रूल से को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे से करा था, ठीक है बच्चे। चलो लास्ट क्लास में इसीलिए उस टॉपिक पे इतना ज्यादा टाइम लगाया था। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर जीडीपीएट-एमपी निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएट-एफसी, ग्रोस इनकम चाहिए हमारे पास नेट है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, एंड डोमेस्टिक इनकम से मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाने के लिए हम एनआईटी को ऐड कर देंगे। अब मैं इन टॉपिक में थोड़ा ना ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हम ये सारी चीजें ना कन्वर्जन वाली लास्ट क्लास तक बहुत ज्यादा डीप में स्लोली स्लोली करके आ चुके हैं और क्वेश्चन भी हमने उसके सोल्व करे हैं, ठीक है बच्चे लोग। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपने लास्ट लेक्चर तक अच्छे से पढ़ाई करी है और अब तभी इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, वरना अगर आप डायरेक्ट आ गए हो तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला भाई, ठीक है। तो पहले पुराने लेक्चर देखो, अब पहले ये देखो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों स्टेप समझ आ गए होंगे। सबसे पहला डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, कैसे, जितनी भी फैक्टर इनकम है सबको ऐड कर दो। उसके बाद जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी एनडीपीएट-एफसी, कन्वर्जन रूल लगा के अगर नेशनल इनकम बोला है यानी कि नेशनल इनकम यानी एनएनपीएट-एफसी तो उसमें कन्वर्ट कर दो उसे। अगर कोई और इनकम बोले फॉर एग्जांपल जीडीपीएट-एमपी तो उसमें कन्वर्ट कर दो एनडीपीएट-एफसी को। कितना क्लियर हुआ? ये तो था पूरा थ्योरेटिकल। मैंने इसके लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन। अब इसको एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चे लोग, और देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे चीजें होंगी। अब इसके लिए ना मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ये सेकंड पॉइंट से नीचे तक रफ कर दूंगा क्योंकि ऊपर वाले की मुझे नीड होगी। तो आप एक बार ना ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ और फिर इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अब ना ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। और अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है तो मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एनएनपीएट-एफसी को की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एनएनपीएट-एफसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आपको ना कैसे, वैसे तो ये आपको पता है कि इनकम मेथड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा ना, आपको लिख के नहीं आएगा कि ये इनकम मेथड का है या किसका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो आप वैसे बात है इनकम मेथड पढ़ रहे हैं तो इनकम मेथड का ही क्वेश्चन है। तो आप देखना अगर क्वेश्चन में ये सारी फैक्टर इनकम अगर आपको गिवन है तो मेजोरिटी केस में क्या होगा, वो क्वेश्चन इनकम मेथड से ही सोल्व होगा। बट जब आप तीनों मेथड की वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर इनकम सबके अगर क्वेश्चन बहुत सारे कर लोगे ना तो आपको खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कौन से मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। तो चलो, तो अभी तो इनकम मेथड का है, ठीक है। अब इनकम मेथड में हमें सबसे पहले क्या बोला, हमें एनडीपीएट-एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकालनी है, कैसे, इन सब फैक्टर इनकम को ऐड करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनडीपीएट-एफसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एनडीपीएट-एफसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, क्या हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मिल गया फर्स्ट नंबर पे ये, ठीक है। अब आप ना इसके आगे ये पूरा पूरा मत लिखना, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा घेरेगा। तो आप क्या करना है, इनके साइड में जो इनकी नंबरिंग है ना, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो आप एग्जाम में ना इनकी नंबरिंग लिख देना कि आपने फर्स्ट पॉइंट को प्लस करा है, ठीक है, यानी कि आपने फर्स्ट पॉइंट को ऐड कर दिया। अब एक चीज, अगर यहाँ पे आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय चाहिए, अगर वो यहाँ तो हमें डायरेक्ट मिल गया, बट अगर डायरेक्ट नहीं मिलता ना कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो हम क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है ना अलग से फाइंड करते, सबको ऐड करते एंड देन हमारे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आता, ठीक है। चलो, यानी कि हमें फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हुआ। सेकंड हमें क्या चाहिए, फैक्टर इनकम में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है कहीं? नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन नहीं है। और बट ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता क्या क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। मतलब अगर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अगर मुझे मिल गया तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आ गई ना। अब देखो सेकंड नंबर पे रेंट है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेकंड, यानी कि मैंने रेंट को ऐड कर दिया। और हमारे पास कहाँ गया, देखो रेंट, इसके बाद हमें देखोगे तो सिक्स नंबर पे प्रॉफिट है, सेवंथ नंबर पे इंटरेस्ट है। सिक्स नंबर पे प्रॉफिट एंड
7th नंबर पे इंटरेस्ट आ गया। और तो हमारा फैक्टर इनकम में इधर कुछ नहीं आना। अच्छा देखो, अगर प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होता तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू अलग से गिवन होती, हम उसको अलग से ऐड करते एंड देन प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करते। ठीक है, तो चलो अब एक चीज देखो, थर्ड आता है मिक्स्ड इनकम। क्या हमें मिक्स्ड इनकम गिवन है कहीं क्वेश्चन में? मुझे तो अब तक दिखी नहीं मिक्स्ड इनकम। अगर कोई फैक्टर इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यार उसे छोड़ो, जो गिवन है उनकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, और तो हमें कोई यहाँ पे फैक्टर इनकम नहीं दिख रही, तो एक काम करते हैं, जो जो मिला उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं। फर्स्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 800 का, रेंट कितना था 200, 6 नंबर पे प्रॉफिट कितना है, कितना 6 नंबर में 1 2 3 4 5 6 300 एंड 7 नंबर पे कितना है 100। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, 800 से 1000 1300 1400 हमारी क्या आ गई डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें बोला है हमें निकालना है एनएनपीएट एनएनपीएट की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अभी हमने क्या कैलकुलेट करा, एनडीपीएट। देखो नेट इनकम है, नेट ही चाहिए, नेट इनकम चाहिए, नेट ही हमें एनपी चाहिए, बट हमारे पास डीपी है, तो डीपी से एनपी पे जाने के लिए एनएफआई को ऐड कर देते। वहीं देखो फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनडीपीएट 1400 प्लस यहाँ पे हमारे पास एनएफआई है, क्वेश्चन में एनएफआई गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखोगे 5th नंबर पे आ रहा है माइनस का 20, तो -20। ठीक है, अच्छा एनएफआई की वैल्यू अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमें नहीं गिवन होता तो हम कैसे निकालते, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा 1380, हमारे पास क्या आ गया एनएनपीएट यानी कि नेशनल इनकम की वैल्यू आ गई। अब अगर आपने इतना क्वेश्चन करा, आपको एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपके एंड में क्या होगा ना, 1 या 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आपने पूरा सही करा, आंसर में मैच कर रहा है, बट एक छोटी सी गलती अभी यहाँ पे है या कुछ चीज मिसिंग है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन सोचिए कि यहाँ पे अभी आंसर में क्या मिसिंग है। ठीक है, एंड फिर प्ले कीजिए। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ क्या है। देखो हमें ना यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन थी ना, ऊपर रुपए के साथ क्या लिखा था, करोड़, यानी कि ये सारी वैल्यू करोड़ में गिवन है। ठीक है, तो आपको जब ऐसे फाइनल आंसर निकालोगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 1380 करोड़, वरना अगर आपने सिर्फ 1380 लिखा ना, वो समझेंगे, एग्जामिनर समझेगा 1380 रुपए भाई। ठीक है, तो आपको यूनिट अगर करोड़ है करोड़, लैख है लैख लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो इस चीज के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो चलो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पहला एग्जाम्पल, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा, वो समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एनडीपीएट निकाला नेशनल इनकम की फैक्टर इनकम की मदद से। उसके बाद एनएनपीएट की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला था, तो हमने क्या करा, कन्वर्जन करके एनएनपीएट की वैल्यू फाइंड कर दी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, जो हमारे यूज ही नहीं हुए, कि देखो जैसे प्रॉफिट पे टैक्स हो गया, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी थी इनकम वो भी नेट में थी, जो हमने डोमेस्टिक इनकम निकाली वो तो नेट में ही थी, तो डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होता। यही हुआ, नहीं हुआ। अगर हमें ये बोल देते कि जीएनपी एट एमपी यानी कि जो इनकम है वो ग्रोस मान लीजिए, तो हम डेप्रिसिएशन का यूज करते। काफी बार होगा क्वेश्चन में आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है जो आपके यूज में ही नहीं है, बट वो क्या करेगी, आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहना है, प्रोसेस को फॉलो करना है बस। ठीक है, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है और आपको क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही तो इग्नोर करो। ऐसे बैठ के नहीं मत सोचना कि यार क्वेश्चन में अगर दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, इसे कहीं तो डाल ही दो, भाई मत डालना। आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब एक चीज देखो, रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रोड, यहाँ पे एक वर्ड आया, रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रोड मतलब होता है, रेमिटांसेस मतलब होता है किसी भी तरह से पैसा आना, यानी कि हमें अब्रोड से पैसा आ रहा है किसी भी तरह से। अब यहाँ पे ना स्पेसिफिकली नहीं बोला फैक्टर इनकम है, तो आप इसे फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं कर सकते, हो सकता है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर रेमिटांसेस में यानी कि अब्रोड से जो पैसा आ रहा है, अगर इसमें फैक्टर इनकम भी इंक्लूड होती तो भी हम इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। मतलब इसमें फैक्टर इनकम जो अब्रोड से आई होगी उसकी एडजस्टमेंट पहले ही हो चुकी है, तो इसका भी कुछ यूज नहीं था, ये बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई थी। इतना क्लियर हुआ? और देखो नेट एक्सपोर्ट की यहाँ पे इनकम मेथड में एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस मेथड का, एंड
फिर क्या कहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आपको ना थोड़ा सा और ज्यादा चीजें समझ आने लगेगी। तो अब सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरी। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हमसे वेजेस एंड सैलरीज कैलकुलेट करवाइए। यहाँ पे ना हमें नेशनल इनकम या एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करने को बोल रहा, यहाँ हम बोल रहा है वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेट करके बताओ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये कैसे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनकम मेथड का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर चाहे वो आपको कैसे भी करनी पड़े, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन। अब देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अब एक चीज देखो, एनडीपी एट एफ सी निकलता तो कैसे थे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन सबको कैलकुलेट कर ऐड करके। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आपको भी यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है। अब मतलब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर के एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। बट अंदर के एलिमेंट में देखो आपको सोशल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, क्या कहते हैं, और बाकी कोई इनकम भी वो मिल जाएगी। बट सैलरी एंड वेजेस भी तो चाहिए होगी, मतलब वेजेस एंड सैलरी तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम एक्चुअल में एनडीपी एट एफसी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी तो खुद हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हमें एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास सारी की सारी फैक्टर इनकम गिवन नहीं है, एक हमें वहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देख, यहाँ पे ना अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब आपके पास तो सारी फैक्टर इनकम गिवन ना हो, या सारी फैक्टर इनकम अवेलेबल ना हो, और आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड ही ना कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको अलग से कोई ना कोई इनकम गिवन होगी एग्रीगेट ऑफ इनकम में से, ठीक है, जिसकी वजह से आप कन्वर्जन रूल लगा के आप एनडीपीएट एफसी को फाइंड कर सकते हो। तो आप एक चीज देखो, सारे एलिमेंट देखना चालू करो, 5th नंबर पे आपको दिखेगा नेट मार्केट प्राइस एट, सॉरी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन एन पी एट एमपी, यानी कि आपको एक एग्रीगेट मिल गया। अब आप इसमें जो है कन्वर्जन रूल लगा के आप एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हो। देखो हमारे पास क्या है, एन एन पी एट एमपी, अब आप इसमें कन्वर्जन रूल लगा सकते हो ना। देखो नेट इनकम चाहिए, नेट है कोई दिक्कत नहीं, डोमेस्टिक पे चाहिए, हमारे पास नेशनल पे है, तो एक काम करो ना, माइनस करो, क्या माइनस करो, एन एफ आई ए, क्योंकि हमें नेट इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट चाहिए, बट हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो माइनस एन आई टी, क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपीए एफसी। तो मैं एक बार ये चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है और सारे फैक्टर ऑफ इनकम आपको गिवन नहीं है, या आपको कोई फैक्टर ऑफ इनकम का एलिमेंट ही फाइंड करने को बोला है, तो क्वेश्चन में कोई ना कोई इनकम का अदर एग्रीगेट गिवन जरूर होगा, जैसे हमारे केस में एनएनपीएट एमपी है। इसकी मदद से आप कन्वर्जन रूल लगा के एनडीपीएट एफसी निकाल सकते हैं। एंड सबसे पहला स्टेप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको निकालना एनडीपीएट एफसी ही पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। एनएनपीएट एमपी आप देखोगे कितना है, 5th नंबर पे 1700, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना है एन एफ आई ए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहीं एन एफ आई ए गिवन है। देखो हमें ना 7th नंबर पे एन एफ आई ए नहीं गिवन, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा रफ में एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। हम ना एन एफ, इसको नोट मत करना, ठीक है। आई ए कैसे निकालते थे, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस करते थे, तब आता था एन एफ आई ए। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल एक काम करते थे, कोई वैल्यू पुट कर देते, मानते चलते हैं फीफा कितना था 120, फीटा कितना था हमारा 100, तो हमारे पास एन एफ आई ए कितने का आया, 20 आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि नेट में टू अब्रोड कितना आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट कैसे करा होगा, अगर हम इसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड एन एफ टी ए, तो टू अब्रोड निकालने के लिए इन्होंने क्या करा होगा ना, फीटा माइनस फीफा, यानी कि इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया होगा। हम पहले ऊपर फ्रॉम अब्रोड में से निकालने के लिए फीफा माइनस फीटा करते थे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड निकालने के लिए इन्होंने क्या करा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यहाँ से इनकी वैल्यू क्या कैसी आई होगी, ठीक है। फीटा कितना 100 माइनस 120, तो कितनी आई होगी, माइनस की
20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनकी माइनस की 20 इस तरह से आ रही होगी। अब बट हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, एनएफआई, मतलब अगर फीट एनएफटी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रोड, अगर माइनस का 20 है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना होगा, प्लस का 20 होगा, ठीक है। बस चलो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड वाला चीज है ये समझ आई होगी, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, तो आपको ये देख के समझ आ गया होगा। अगर ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड अगर माइनस में है, हमें चाहिए एनएफआई, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना होगा, प्लस का 20, इतना क्लियर हुआ। फिर हमें क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो हमें गिवन है कितना, माइनस का 70, सॉरी 70 है तो वैसे बात है माइनस 70, इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1700 माइनस ये कितना हो गया 90, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1610 करोड़ एनडीपीएट की वैल्यू हमारे पास आ गई। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हुआ, एनडीपीएट आ गया। मैंने क्या बोला था, कैसे भी करके एनडीपीएट निकालना है, हमने निकाल दिया। अब हमें दूसरा क्या बोला है कि हमें सैलरी एंड वेजेस फाइंड करनी है, सैलरी एंड वेजेस हमें फाइंड करनी है। अब ना सैलरी एंड वेजेस को ना मैं क्या करता हूँ, एक्स से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, हमारे पास एनडीपीएट है, ठीक है, एनडीपीएट है। अब एनडीपीएट को ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास एनडीपीएट की वैल्यू है, जितनी फैक्टर इनकम है वो सब ऐड करेंगे, सैलरी एंड वेजेस की जगह एक्स रख देंगे, ठीक है। एंड जो मिसिंग फिगर होगी फिर एक्स, वो हमारा सैलरी एंड वेजेस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बस चलो अब देखो एनडीपीएट, अब क्या करो ना, अब जितनी फैक्टर इनकम है अब उनको ऐड करना चालू करो। सबसे पहले देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है, यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय नहीं है, तो हमें इसके अंदर के एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो मैंने क्या करा, उसको एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेमेंट इन काइंड, क्या देखो यहाँ पे पेमेंट इन काइंड कहीं गिवन है, नहीं गिवन, छोड़ दो, ठीक है। सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है गिवन हो, जो गिवन है उनको लेना है। तीसरा क्या है, रिटायरमेंट पेंशन, क्या हमें यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन कहीं गिवन है, वो भी नहीं गिवन, तो एक काम करो उसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। एंड हमें प्लस फोर्थ हमारा क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ देखो नाइन्थ नंबर पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर लिखा है, इसको हम ऐड कर देंगे 60। अच्छा नीचे देखना, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, मैंने क्या बताया था, हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, क्योंकि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी वेजेस में पहले से इंक्लूड होता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब दूसरी चीज, यहाँ तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय तक क्लियर हो गया, क्योंकि पेमेंट इन काइंड रिटायरमेंट पेंशन हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार ना फिर भी चेक कर लेते हैं दोबारा, रॉयल्टी रेंट इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है हमें, नहीं गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं गिवन है, तो उसके अंदर के एलिमेंट लेंगे, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी अगर गिवन हो, ठीक है। तो रॉयल्टी हमें सबसे पहले गिवन है, तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डायरेक्ट वैल्यू की जगह ना पहले वो लिखते रहते हैं, नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज एक बार में पुट कर देंगे, तो नाइन्थ नंबर पे हमारा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर था। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमारी रॉयल्टी आ गई, प्लस रेंट कितना है सेकंड नंबर, प्लस थर्ड नंबर पे हमारा इंटरेस्ट, एंड इसके बाद हमारे पास क्या बचा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें सिक्स नंबर पे गिवन है, ठीक है। सिक्स नंबर पे हमारा प्रॉफिट गिवन है। क्या मिक्स्ड इनकम कहीं गिवन है, नहीं गिवन, तो उसे छोड़ देंगे। अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। एनडीपीएट अभी हमने कितना निकाला 1610, ठीक है। एक बार से कैलकुलेट कर लेना, सही आएगा, ठीक है 1610 ही आएगा। एंड एक्स हमें फाइंड करना है, यानी कि सैलरी वेजेस। नाइन्थ नंबर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 60, प्लस फर्स्ट नंबर रॉयल्टी 15, सेकंड नंबर रेंट 100, थर्ड नंबर इंटरेस्ट कितना 400, एंड सिक्स नंबर का प्रॉफिट 300, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 प्लस 40 कितना हुआ 110, 210, 210 और ये कितना हो गया 700, तो यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 910, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा होगा 400 प्लस 700 800, ठीक है 910 आ रहा होगा, और यहाँ पे कितना है 1610। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1610 माइनस 910 कर देंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे फाइनल आंसर बचेगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ 700 करोड़ एक्स की वैल्यू, यानी कि सैलरी एंड वेजेस की वैल्यू आ रही होगी। अगर कहीं बीच में प्लस माइनस के मिस्टेक हो तो एक बार प्लीज चेक कर लेना, हो सकता है प्लस माइनस में हो जाए, ठीक है। एक बार आप अपने एंड पे जरूर चेक करना, ठीक है। बट अगर कैलकुलेशन सही है तो हमारा 700 करोड़ की वैल्यू, सैलरी एंड वेजेस की वैल्यू आ रही होगी, इतना क्लियर हुआ। अब
हमारे ना जितने भी इनकम ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड है, तीनों मेथड में क्या होगा ना, दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इनकम मेथड में आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन के टाइप दो ही होंगे। सबसे पहला टाइप क्या होगा, जो हमने पहला क्वेश्चन करा, जिसमें आपको सारी फैक्टर इनकम को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। फिर जो भी आपको इनकम यानी कि नेशनल इनकम हो गया या ग्रोस इनकम हो गया या कोई भी अलग कोई भी और एग्रीगेट ऑफ इनकम फाइंड करने को बोला, तो आपको वो कैलकुलेट करना है, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट तरीका। दूसरा आपको टाइप आएगा इस तरह से, जिसमें आपको कोई एग्रीगेट ऑफ इनकम फाइंड करने को नहीं बोला, आपको फैक्टर इनकम के अंदर का कोई एलिमेंट फाइंड करने को बोला। तो आप इसमें क्या करोगे, डोमेस्टिक इनकम फाइंड करोगे बट कन्वर्जन रूल लगा के, बिकॉज आपको कोई ना कोई इनकम का एग्रीगेट अलग से क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आप सारी फैक्टर इनकम को ऐड करोगे, जो भी मिसिंग फिगर होगी आपकी वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो यही दो टाइप के हमारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं इनकम मेथड में। अब आपको क्या करना है, पहले यही दो क्वेश्चन को ना एक बार खुद से दोबारा से करना है, बिना देखे करना है, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करना है, और आपकी बुक में जितने भी इनकम मेथड के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे की साइड ना चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो प्रैक्टिस जरूर से करने हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो टॉपिक है ये आपकी समझ नहीं आने वाले। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी तो एग्जाम में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है। इवन ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी कि जो क्वेश्चन आया है वो यार इनकम मेथड का है, एक्सपेंडिचर मेथड का है या वैल्यू एडेड मेथड का है, ठीक है बच्चा लोग। वैसे इनकम मेथड में जितना हमें पढ़ना था हमने पढ़ चुके हैं, बट एक छोटे सा ना थ्योरी पोर्शन बचता है कि इनकम मेथड को कैलकुलेट करते टाइम ना हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है, यानी कि कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक बार वो छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है, 5 मिनट लगेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं और आज के लेक्चर को खत्म। चलो अब बात करते हैं प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड की। यानी कि इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि कुछ चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि कुछ चीजें आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अच्छे काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं इंक्लूड करना, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन या इनकम टैक्स एक्सेट्रा। इनकम टैक्स भी क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी तरह का टैक्स है वो भी क्या होता है, ट्रांसफर इनकम की तरह ही माना जाता है, यानी कि वो ट्रांसफर इनकम ही होता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफर इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज से आपकी इनकम होती है तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाएगी। इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि जो भी हमने एम्प्लॉइज को पेमेंट करी है उसमें से जो भी इनकम टैक्स दिया जाएगा वो क्या होगा, आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉइज की इनकम और इनकम पे टैक्स एक तरह से ट्रांसफर इनकम, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे भी इंक्लूड करा था। तो ये तीन चीज आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी, एंड तीन चीज आपको क्या इंक्लूड करनी होगी। सबसे पहले होगा कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अगर कोई भी मैं सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता हूं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी मुझे इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। बट अगर उस सेल को करने के लिए मैंने कोई कमीशन दिया है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। ये जो मार्कर है, ठीक है, मान के चलते हैं मैंने 2022 में खरीदा था, ठीक है। 2022 में मैंने ये जितने भी रुपए का खरीदा होगा तो 2022 में ये प्रोड्यूस हुआ, 2022 में ये मैंने परचेज करा, तो इससे रिलेटेड जो भी इनकम होनी चाहिए थी, ठीक है, हमारी कंट्री में जनरेट, वो 2022 की होगी। और वो 2022 में जब भी मैंने परचेज करा तो सामने वाले की इनकम बना और वो 2022 की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा, ठीक है। बट अगर मैं इस मार्कर को अब ये जो सेकेंड हैंड हो चुका है 2025 में, अगर मैं इसे दोबारा सेल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मैंने इसको ना आगे 10 रुपए में सेल कर दिया, तो मेरे पास 10 रुपए की इनकम हो गई, ठीक है। तो मैं उस 10 रुपए को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज ये मेरी ये सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज थी, और इससे रिलेटेड जो इनकम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए थी वो उसके रिस्पेक्टिव ईयर, जिस दो ईयर में वो प्रोड्यूस हुई 2022 उसमें इंक्लूड हो चुकी है। तो मैं इसको दोबारा दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकता अपनी नेशनल इनकम में, ठीक है बच्चा लोग। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मानकर मैंने बी पर्सन को सेल करा 10 रुपए में, तो 10 रुपए की इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। बट अब इस मार्कर को सेल करने के लिए ना मैंने, फॉर एग्जांपल मैं ए पर्सन हूं, मैंने बी को ये मार्कर मुझे सेल करना है, ठीक है। बट क्या हुआ ना, मैं बी को जानता नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक इंटरमीडिएरी है सी। सी पर्सन क्या है, मुझे भी जानता है, बी को भी जानता है। तो मैंने क्या बोला सी से, या कि सी तुम ना मेरा ये मार्कर बिकवा दो, जो भी पैसा आएगा उसका मैं आपको 10% का कमीशन दे दूंगा, ठीक है। तो बी ने बोला ठीक, सी ने बोला ठीक है। सी ने ये मेरा मार्कर लिया और बी को जाके सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी ने क्या करा ना, मार्कर के लिए
मार्कर को सेल करवाने के लिए क्या करा, अपनी सर्विस दी एंड उसके लिए मेरे से कमीशन चार्ज करा। अगर 10 रुपए का मार्कर बना बिका है, तो मैंने क्या करा, सी को 1 रुपए का कमीशन दे दिया। अब यहाँ पे जो सी की इनकम हुई है ना, वो क्या है, करंट ईयर में जनरेट हुई है, क्योंकि उसने करंट ईयर में अपनी सर्विस दी है, फैक्टर सर्विस, और ये मार्कर बिकवाने में मदद करी है। तो क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे जो सी ने जो सर्विस दी है, ठीक है, वो करंट ईयर में दी है, एंड उसकी सर्विस पे मैंने जो कमीशन दिया ना, वो करंट ईयर में जनरेट हुआ, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट ये मार्कर बेच के जो मेरी इनकम हुई है 10 रुपए की, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये मार्कर जिस ईयर में, जिस रिस्पेक्टिव ईयर में प्रोड्यूस हुआ था 2022, उसमें इसकी इनकम पहले से इंक्लूड हो चुकी होगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कि सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कमीशन हम पे कर रहे हैं सिर्फ वो इंक्लूड होगा। सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके जो इनकम हो रही है ना, वो इंक्लूड नहीं होगी, उस पे दिया गया कमीशन वो इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैंने सी को कमीशन दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अच्छा मैं उम्मीद करूंगा पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। यानी कि अगर आपको पता होगा, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदते हो, तो आप ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं खरीद सकते, बीच में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो, तो जैसे ना ग्रो हो गया, या और ग्रो हो गया, या एंजल वन हो गया, तो ऐसे के प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको ब्रोकर का काम करते हैं, जहां से आप सेल एंड क्या कहते हैं, शेयर बॉन्ड वगैरह परचेज कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो इस बीच में क्या होता है ना, कि आपने जो भी सेल परचेज करी, तो ये जो ब्रोकर है, जैसे ग्रो हो गया या एंजल वन हो गया या और भी जो भी हो, ठीक है, वो क्या करता है, अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, या फिर उसे आप ब्रोकरेज बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो वो जो ब्रोकरेज होगा ना, वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एंड चलो थर्ड पॉइंट जो आता है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद द रेंट एज कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई घर है, उस घर में मैं खुद रह रहा हूँ, ठीक है, एंड मैंने उसे रेंट पे नहीं दिया, तो ये बोलेंगे कि अगर आप इस घर को रेंट पे देते, तो हमारी कंट्री में जो है ना, रेंटल इनकम जनरेट हो सकती थी, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ सकती थी। अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं, आप उसे रेंट पे नहीं दे रहे, फिर भी क्या होगा, उससे रिलेटेड जो क्या कहते हैं, रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है, हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ये बस थ्योरी के लिए आता है, ठीक है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने करा दिया। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमने आज जितने टॉपिक करे, जितने क्वेश्चन करे, अच्छे से समझ आए होंगे। आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा उसका। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आने, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, और अब ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।